सो इन टुडेज क्लास विल डिस्कसिंग अबाउट द हेमरेज। हेमरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशंस की। तो हेमरेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हेमरेज वो कंडीशन है जिसमें एक्स्ट्रा वेसेशन होगा ब्लड का, यानी वो सारी कंडीशन जिसमें एक्स्ट्रा वेसेशन होगा, ब्लड अपने कंटेनिंग कैविटी से बाहर आएगा, यानी ब्लड वेसल से बाहर आएगा। ये कंडीशन किसकी होगी? हेमरेज की। तो हेमरेज को डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका है कि एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड है, यानी ब्लड एक्स्ट्रा वेसेट करेगा तो ये कंडीशन किसकी होगी? हेमरेज की। टाइप ऑफ दी हेमरेज की हम बात करें तो जो क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जिसकी हम बात करेंगे, हम क्लासिफाई कर सकते हैं हेमरेज को दो तरीके से, एक्सटर्नल हेमरेज और इंटरनल हेमरेज। एक्सटर्नल हेमरेज कहने का मतलब है जो रिवील्ड हो, आउटसाइड रिवील्ड हो, टिश्यू या जो आपकी जहाँ भी इसकी कंटेनिंग कैविटी है वहाँ से एक्स्ट्रावेसेट करके आपको रिवील्ड हो, यानी स्किन के ऊपर दिख रही है इस तरह के, जिसको आप नेकेड आई से देख पा रहे हैं। तो इस तरह के ब्लीडिंग की कंडीशंस को हम बोलेंगे एक्सटर्नल हेमरेज। तो एक्सटर्नल हेमरेज जहाँ पे ब्लीडिंग क्या है? रिवील्ड है, आपको दिख रही है कि ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो एक्सटर्नल हेमरेज वो कंडीशन होगी जिसमें ब्लीडिंग क्या होगी? रिवील्ड होगी। इंटरनल हेमरेज जहाँ पे इसको कैंसिल्ड हेमरेज भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैंसिल्ड, यानी जो छुपी हुई है, जो ब्लीडिंग तो हो रही है पर वो हमें दिख नहीं रही है। तो दो तरह से क्लासिफिकेशन हमने की है, एक्सटर्नल हेमरेज और इंटरनल हेमरेज। इंटरनल हेमरेज की कंडीशन में ब्लीडिंग, जो ब्लड होगा, ब्लीडिंग के नतीजे में बाहर नहीं दिखेगा। इसी वजह से इसको बोलते हैं कॉन्सील्ड हेमरेज। कॉन्सील्ड यानी जो रिवील्ड नहीं है। रिवील्ड का ऑपोजिट क्या है? कॉन्सील्ड है, यानी जो दिख नहीं रहा हमें पर ब्लीडिंग हो रही है। इस तरह की ब्लीडिंग को हम बोलेंगे कॉन्सील्ड हेमरेज। एग्जाम्पल जैसे ब्लीडिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर या रप्चर ऑफ एक्टोपिक गेस्टेशन है। इन कंडीशन में ब्लीडिंग हो रही होती है पर वो बाहर रिवील्ड नहीं होती, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जमा होगा, यानी जो ब्लीडिंग होगी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जमा होगा, या जो भी हमारी एब्डोमिनल कैविटीज़ हैं उनमें जाके ब्लड जमा होगा। तो ब्लीडिंग हो रही है पर वो रिवील्ड नहीं हो रही है, आउटसाइड हम उसको नहीं देख पाएंगे। इस तरह की कंडीशंस को बोलेंगे इंटरनल हेमरेज या इसको बोलेंगे कॉन्सील्ड हेमरेज। क्लियर है? जैसे मेजर फ्रैक्चर ऑफ द बोन के नतीजे में भी ब्लीडिंग होती है, और ख़ासतौर से अगर हम फीमर की बात करें तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड लॉस होता है फीमर के फ्रैक्चर्स के बाद। तो उसके नतीजे में हेमेटोमा डेवलप हो जाता है, स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, पर वो बाहर रिवील्ड नहीं होती। अगर फ्रैक्चर की कंडीशन में स्किन रप्चर हो रही है तो वहाँ ब्लीडिंग जो हो सकती है रिवील्ड हो सकती है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ हेमरेज के बिहाफ पे ही। यह सेकंड क्लासिफिकेशन है। यहाँ स्ट्रक्चरल, जहाँ जिस स्ट्रक्चर से ब्लीडिंग हो रही है उसके बिहाफ पे क्लासिफिकेशन है। इसके अकॉर्डिंग आर्टेरियल हेमरेज है, ऐसे ही वेनस हेमरेज होगा, यानी वेन से रिलेटेड जो ब्लीडिंग होगी, ऐसे ही कैपिलरीज। तो फर्स्ट जो इसके अंदर है आर्टेरियल हेमरेज है। आर्टेरियल हेमरेज की कंडीशन में अब इसको कैसे पहचानेंगे कि आर्टेरियल हेमरेज है? तो आर्टरी से अगर ब्लीडिंग हो रही है, जो सोर्स है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, अगर आर्टरी है तो ब्लड जो आएगा ब्राइट रेड कलर का ब्लड आएगा। तो ब्राइट रेड कलर का ब्लड होगा और यहाँ स्पर्टिंग होगी, यानी जो ब्लड आएगा स्पर्ट्स के फॉर्म में आएगा, जेट के फॉर्म में आएगा। तो आर्टेरियल ब्लड को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं जो बाकी कंडीशन और ब्लीडिंग की होगी? तो आर्टेरियल ब्लड में सबसे पहले कलर की बात करें तो ब्राइट रेड कलर होगा। सेकंड जो फाइंडिंग होगी, जो सजेस्ट करेगी आर्टेरियल हेमरेज के रिगार्डिंग, वो है स्पर्टिंग ऑफ द ब्लड या जेट लाइक जो ब्लड आएगा। इस तरह की कंडीशंस होगी आर्टेरियल हेमरेज के अंदर, और ये क्रॉसपॉन्ड करेगा किससे? पल्स के साथ। जो हमारी हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट के जैसे जैसे हार्ट बीट होगी वैसे ही जेट फॉर्म में ब्लड आएगा, और ये क्रॉसपॉन्ड करेगा हार्ट बीट के साथ। क्लियर? तो इस तरह की ब्लीडिंग हो रही है जिसमें जिस तरह की फाइंडिंग होगी, इस तरह की ब्लड ब्लीडिंग को बोलेंगे आर्टेरियल हेमरेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेनस हेमरेज में। तो वेनस हेमरेज और आर्टेरियल हेमरेज में अगर हम कलर वाइज डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि यहाँ जो ब्लड का कलर होगा डार्क रेड होगा। इससे पहले आर्टेरियल ब्लड के अंदर ब्राइट रेड, यहाँ डार्क रेड होगा। यहाँ स्टेडी कंटिन्यूअस ब्लड का फ्लो होगा, वहाँ जेट लाइक ब्लड फ्लो था या स्पर्टिंग लाइक ब्लड फ्लो था, यहाँ स्टेडी कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो होगा, कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो होगा। यहाँ सीवियर भी ब्लड लॉस हो सकता है, खासतौर से अगर फीमोरल वेन है या जुगुलर वेन है। अगर इससे अगर हेमरेज हो रहा है, यहाँ सोर्स ऑफ ब्लीडिंग जो वेनस हेमरेज की कंडीशन में फीमोरल वेन है या जुगुलर वेन है, तो यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो सकता है। पर जहाँ आर्टेरियल ब्लड की बात करें वह लार्ज अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस होता है। पर अगर इस तरह की वेन की बात करें, यहाँ जनरली अगर वेनस हेमरेज की हम बात करेंगे, वहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ द ब्लड नहीं लॉस होता, उसको आप इजीली कंप्रेस करके उसको रोक सकते हो। पर अगर
कुछ वेन्स है जैसे फीमोरल वेन है, लार्ज वेन एक तरह से, जुगुलर वेन है, यहाँ से अगर ब्लीडिंग होगी तो हैवी ब्लीडिंग, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, कुछ अदर मेजर ब्लड वेसल्स हैं जैसे यानी खासतौर से अगर हम बात करें टाइप ऑफ दी वेनस हेमरेज किस किस कंडीशन में हो सकता है, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन अगर है, अगर डायलेटेड वेन है, टॉर्चुअस वेन है, आपने अननोइंगली उसको रप्चर कर दिया या वहाँ ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई तो वहाँ सीवियर टाइप ऑफ द हेमरेज डेवलप हो सकता है। ऐसे ही पोर्टल वेनस प्रेशर बढ़ा हुआ है, वहाँ उसकी इंजरी हो गई, ऐसी कंडीशन में हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। इसोफिजियल वेरिसेस, तो इसोफिजियल वेरिसेस जो हम कह रहे हैं ये बेसिकली इसोफिजियल जंक्शन पे जो वेन होती है डायलेटेड हो जाती है, और इसोफिजियल वेरिसेस की कंडीशन में डायलेटेड होने के नतीजे में अगर वो ब्लड वेसल्स रप्चर हो गया या वहाँ से लीकिंग शुरू हो गई तो ये कंडीशन कहलाएगी इसोफिजियल वेरिसेस। तो अल्दो ये सारी ब्लीडिंग से टाइप जो हमने डिस्कस किया है वो किस तरह की ब्लीडिंग है, वेनस ब्लीडिंग है, वेनस हेमरेज की कंडीशन है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो वेन का काम करती है और पल्मोनरी वेन जो है वो आर्टरी का काम करती है। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर ब्लड किस तरह का होता है, वेनस ब्लड होता है। इसी वजह से जो कलर होगा ये डार्क रेड होगा। ये बेसिकली एक्सेप्शंस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही पल्मोनरी वेन के अंदर ब्राइटेड ब्लड होगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसके अंदर। ठीक है, और जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड होगा वो रिटर्निंग ब्लड होता है, यानी जो वेनस रिटर्न के थ्रू जो ब्लड आता है वो आता है इसके अंदर। वो कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर जाएगा जहाँ ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होगा, फिर फाइनली वो ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में पहुँचता है और वहाँ से सर्कुलेशन मेंटेन होता है या चेन मेंटेन होती है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस हैं, इनको याद रखने की ज़रूरत है कि आपसे कोई पीजी में किसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड का कलर होगा क्या किस तरह का हो सकता है। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चूंकि वेनस ब्लड होता है तो यहाँ डार्क रेड इसका कलर होगा। ऐसे ही पल्मोनरी वेन के अंदर जो ब्लड होगा वो ब्राइट रेड होगा क्योंकि यहाँ पे आर्टीरियल ब्लड होता है इसके अंदर, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कैपिलरीज हेमरेज की। तो कैपिलरी हेमरेज की कंडीशन में यहाँ रैपिड ब्राइट रेड ब्लड आएगा, यानी ब्लीडिंग जो होगी वो रैपिड होगी, ब्राइट रेड होगी, और ये ऑफन जो होगा टोरेंशियल होता है, कंटिन्यूअस ऊज होता है। कंटिन्यूअस ऊज होता है, जब भी हम सुपरफिशियल सर्जरी कर रहे होते हैं तो वहाँ कंडीशन में कंटिन्यूअस ऊज होता है। जहाँ कंटिन्यूअस ऊजिंग हो रही है वो कैपिलरी ब्लीडिंग है, और यहाँ भी जो कलर होगा ब्राइट रेड ही होगा। तो ऐसे महसूस होता है जैसे वो आर्टेरियल ब्लड है। तो अगर हम कैपिलरी हेमरेज की बात करें तो कैपिलरी हेमरेज की कंडीशन में रैपिड ब्लीडिंग होगी। ठीक है, टोरेंशियल ब्लीडिंग होती है। टोरेंशियल बेसिकली यहाँ पे कंटिन्यूअस ऊजिंग होती है, जहाँ से भी कैपिलरी ब्लीडिंग होगी उस बेड सरफेस से जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ से कंटिन्यूअस ऊजिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो और टाइप है इसके हेमरेज के, जो और टाइप्स हैं उनकी हम बात करेंगे। और ये सेकंड टाइप जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग की शुरुआत कब हो रही है। ये टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये टाइम के रेस्पेक्ट में है, यानी ये क्लासिफिकेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये टाइम के रेस्पेक्ट में है। तो इसमें फर्स्ट है प्राइमरी हेमरेज। तो प्राइमरी हेमरेज की कंडीशन होगी जब आपने इंजरी हुई या आपने इंसिजन दिया उसके बाद जो ब्लीडिंग होगी, इस तरह की ब्लीडिंग को बोलेंगे प्राइमरी हेमरेज। यानी इंसिजन के बाद या कट लगा उसके बाद जो ब्लीडिंग हो रही है वो बेसिकली क्या है, प्राइमरी हेमरेज। यानी कट लगने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, इंसिजन देने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, या कोई ट्रॉमा हुआ उसके बाद जो ब्लीडिंग होगी, इस तरह के हेमरेज को बोलेंगे प्राइमरी हेमरेज। प्राइमरी हेमरेज में इमीडिएट ब्लीडिंग होती है। तो टाइम के रेस्पेक्टिव हम बात करें तो इमीडिएट ब्लीडिंग होगी, नहीं जहां आपने इंसिजन दिया वहीं ब्लीडिंग हो रही है, उसी टाइम पे ब्लीडिंग हो रही है, इस तरह की ब्लीडिंग को बोलेंगे प्राइमरी हेमरेज। रिएक्शनरी हेमरेज बेसिकली 24 आवर के बाद, यानी ऑपरेशंस के 24 आवर के बाद या इंजरी के 24 आवर के बाद जो ब्लीडिंग होगी उस साइड से, इस तरह की ब्लीडिंग को बोलेंगे रिएक्शनरी हेमरेज। और रिएक्शनरी हेमरेज क्यों डेवलप होता है, मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में या तो डिसलॉक, जो क्लॉट बना था वो डिसलॉज हो गया, जो क्लॉट बना था वो डिसलॉज हो गया। ब्लीडिंग जहाँ हो रही है, हीमोस्टेसिस अचीव करने के लिए हम कॉटराइजेशन भी करते हैं, तो वहाँ कॉटराइजेशन से हाई टेम्परेचर देने के बाद वो वहाँ एरिया जो ब्लड वेसल्स होता है वो कोगुलेट हो जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन होता है। तो अगर ये क्लॉट डिसलॉज हो जाए तो ये कॉज होगा किसके लिए, रिएक्शनरी हेमरेज के लिए। ऐसे ही लाइगेचर जो बांधा है, सपोज करिए आर्टरी है, वेन है, जिसको आपने लाइगेट किया है, वो लाइगेचर स्लिप हो जाए, तो लाइगेचर स्लिप होने के वजह से जो ब्लीडिंग होगी
मेजॉरिटी ऑफ दी कंडीशन में वो 24 आवर के बाद होती है, और ऐसी कंडीशन में जो ब्लीडिंग होगी उसको हम काउंट करेंगे किसके अंदर, रिएक्शनरी हेमरेज। तो रिएक्शनरी हेमरेज 24 आवर के बाद इन ऑपरेशन या इंजरीज के 24 आवर के बाद जो ब्लीडिंग होगी उसको बोलेंगे रिएक्शनरी हेमरेज। अगर ऑन एन एवरेज हम बात करें तो 4 to 6 आवर के बाद ये ब्लीडिंग होती है। तो 24 आवर तक की ब्लीडिंग हम किस में काउंट करेंगे, रिएक्शनरी हेमरेज के अंदर। मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में जो ब्लीडिंग होती है 4 to 6 आवर के ड्यूरेशन में होती है। कॉज क्या है इसके पीछे, कॉज है डिसलॉजमेंट ऑफ ब्लड क्लॉट्स। जो ब्लड के अंदर क्लॉट्स बना है वो डिसलॉज हो जाए तो वहाँ रास्ता दोबारा से ओपन हो जाएगा, वहाँ से ब्लीडिंग होगी। या जो लाइगेचर आपने बांधा है, जो आपने थ्रेड बांधा है वो स्लिप कर जाए, तो इसके नतीजे में जो ब्लीडिंग होगी रिएक्शनरी ब्लीडिंग होगी। जो थर्ड टाइप है वो सेकेंडरी हेमरेज। यहाँ जो ब्लीडिंग होती है आफ्टर 7 to 14 डेज के बाद, यानी ऑपरेशन के 7 to 14 डेज के बाद या इंजरी के 7 to 14 डेज के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है उसी साइड से, तो इस तरह की ब्लीडिंग को हम बोलेंगे सेकेंडरी हेमरेज। सेकेंडरी हेमरेज बेसिकली होता है इन्फेक्शन के नतीजे में। इन्फेक्शन के नतीजे में जो पार्ट होगा स्लफ आउट होगा, स्लफ आउट होगा तो ब्लड वेसल्स को ओपन कर देगा, ओपन करने के नतीजे में वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो सेकेंडरी हेमरेज की बात करें तो ये इन्फेक्शन के नतीजे में डेवलप होता है। ये ड्यूरेशन यहाँ पे 7 to 14 डेज है। 14 डेज के 7 और 14 डेज इस ड्यूरेशन में अगर ब्लीडिंग हो रही है, इस तरह की ब्लीडिंग को बोलेंगे सेकेंडरी हेमरेज। ठीक है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करेंगे कि हेमरेज की कंडीशन में क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगी। तो सबसे पहले जो क्लिनिकल फाइंडिंग होगी, ये क्लिनिकल फाइंडिंग है कि ब्लीडिंग होगी। जिस साइड से हेमरेज हो रहा है उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। तो अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है तो आप इसको इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है। इंटरनल हेमरेज की कंडीशन में ब्लीडिंग अल्दो हो रही है पर वहाँ आपको दिखेगा नहीं। तो ब्लीडिंग की बात अगर हम करें तो फर्स्ट क्लिनिकल फाइंडिंग है हेमरेज की कंडीशन में, तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है और एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो सकती है। एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगी तो हमें दिखेगा, और इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो वो कौन सी टाइप होगी वो हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे जो और क्लिनिकल फाइंडिंग है उसमें इंक्रीज पल्स रेट होता है। पल्स रेट यानी जो हार्ट रेट होगा वो बढ़ेगा। वो क्यों होगा, जब भी हाइपोवॉल्यूमिया क्रिएट होता है ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है। इसी कंपनसेटिंग मैकेनिज्म में, यानी कंपनसेट करने की मैकेनिज्म के दौरान हार्ट का जो रेट होगा वो बढ़ेगा। और हार्ट रेट क्यों बढ़ता है, कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए। कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए हार्ट रेट बढ़ेगा। तो यहाँ भी जो क्लिनिकल फाइंडिंग होगी या इंक्रीज पल्स रेट होगा। इसके अलावा अगर हाइपोवॉल्यूमिया डेवलप हो गया तो थ्रेडी पल्स होगा। लो वॉल्यूमिक पल्स को हम थ्रेडी पल्स बोलेंगे। तो हार्ट रेट बढ़ा होगा, पल्स रेट बढ़ा होगा और लो वॉल्यूमिक पल्स होगा, जिसको हम थ्रेडी पल्स बोलते हैं। लो ब्लड प्रेशर होगा, इंक्रीज पैलर होगा। जहाँ भी अगर ब्लीडिंग हेमरेज की कंडीशन होगी, ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है, जो ब्लड लॉस है ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर है, तो ऐसी कंडीशन में पैलर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट जो फाइंडिंग हो सकती है, सपोज कर रही है हाइपोवॉल्यूमिया क्रिएट हो गया, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट क्या होगा, रेस्टलेस होगा। ठीक है। डीप शाइनिंग रेस्पिरेशन होगा। क्यों डीप शाइनिंग रेस्पिरेशन होगा, कि जो ऑक्सीजन की नीड है कंप्लीट नहीं हो रही, ऑक्सीजन की नीड पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि हाइपोवॉल्यूमिया डेवलप हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, तो ऐसी कंडीशन में जो ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो रेस्टलेसनेस पेशेंट को इसी वजह से डेवलप होती है। ऐसे ही डीप शाइनिंग रेस्पिरेशन होगा, यानी इसको बोलते हैं एयर हंगर डेवलप होगा। ठीक है। इसके अलावा कोल्ड एंड क्लेमी एक्सट्रीमिटीज़ हो सकती है, यानी हाइपोवॉल्यूमिया की कंडीशन डेवलप होगी तो ऐसी कंडीशन में कोल्ड एंड क्लेमी स्किन हो सकती है। एम्प्टी वेन होगा, क्योंकि ओवरऑल कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है। कार्डिक आउटपुट कम होने के नतीजे में फाइनली क्या होगा, जो वेन होगी वो एम्प्टी होगी। ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखने की जरूरत यह है कि पल्स रेट, खासतौर से ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो हम मेजर कर सकते हैं कैसे, 1/4 या हाफ अर्ली इंटरवल पे हम पल्स रेट मेजर करेंगे। ऐसे ही नॉर्मल ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो नॉर्मल कई बार होता है कि ब्लीडिंग हो रही है, उसके बावजूद भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, इसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर आप मेजर कर रहे हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही। तो अर्ली स्टेज के अंदर खासतौर से जहाँ हेमरेज की कंडीशन है वहाँ ब्लीडिंग होते हुए भी वहाँ नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। जो नेक्स्ट जो क्लिनिकल फाइंडिंग हो सकती है वो है डिक्रीज यूरिन आउटपुट की। तो ये मेजर पैरामीटर्स है जिसके बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कि हाइपोवॉल्यूमिया की कंडीशन डेवलप हुई है या पेशेंट डिहाइड्रेटेड है या नहीं। तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट हो सकता है, पर ये कंडीशन डेवलप होने में टाइम लगता है। अल्दो ये
इसके भी यहाँ पे आप एसेस कर सकते हो कि हाइपोवॉल्यूमिक की कंडीशन है या लो बुटी की कंडीशन है, पर इसको डेवलप होने में टाइम लगता है। तो ये भी क्लिनिकल फाइंडिंग है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ ब्लड लॉस, यानी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड लॉस को मेजर करना ज़रूरी है ताकि आप रिप्लेसमेंट फ्लूइड दे सकें या ब्लड रिप्लेसमेंट या ब्लड प्रोडक्ट्स है जिसको रिप्लेस कर सकें। तो जब तक आपको मेजरमेंट नहीं पता कि ब्लड लॉस कितना हुआ है, या तो अगर आप रूटीनली या रैंडमली अगर ब्लड इन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है किसकी, हाइपर वॉल्यूमिया डेवलप होने की, या कंजेशन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ज़रूरी है कि आप पहले ब्लड लॉस को असेस कर लीजिए। तो ब्लड लॉस को असेस करने के अलग अलग डिटर्मिनेशन के लिए अलग अलग टेक्निक्स है, जिसमें जो इजी टेक्निक है वो ये है वेइंग ऑफ क्लॉट या स्वैब। ठीक है, सॉरी, वेइंग ऑफ स्वैब्स। तो ऑपरेशन की हम बात करें, जहाँ पे ऑपरेशन में हम स्वैब इस्तेमाल करते हैं, जो गॉस पीस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम मेज़र कर लेते हैं। यानी सपोज करिए ये रूटीन में किया जाता है कि ओटी में जो हम गॉस पीस ऑपरेटिव इंटरवेंशन के लिए देने वाले हैं, पहले उसको मेजर कर देते हैं, फिर उसको इकट्ठा करते जाएंगे। ऑपरेशन के बाद हम क्या करते हैं, उसको हम वेट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो वेइंग ऑफ स्वैब का मेथड है, इसमें हम ऑपरेशन से पहले उसको हम वेट कर लेंगे, यानी उसका वज़न ले लेंगे। उसके बाद दोबारा से हम वज़न लेंगे जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो डिफरेंस ऑफ वेट जो होगा ये अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है, एक रफ आइडिया होता है। यानी डिफरेंस ऑफ जो वेट होगा, यानी पहले आपने लिया है और बाद में जो वेट लिया है, उनमें जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है। इस डिफरेंस ऑफ वेट को हम 1 ग्राम अगर वेट है तो इसको 1 ml हम ब्लड लॉस मानते हैं। रफली है, रफ आइडिया के लिए। तो अगर पहले जो आपने वेट किया और बाद में वेट किया, उसमें जो वेट डिफरेंस आ रहा है उसमें हम करस्पॉन्ड करते हैं। अगर 1 ग्राम वेट अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है 1 ml ऑफ ब्लड लॉस हुआ है। यह रफ एस्टिमेशन है। ठीक है, तो वेइंग ऑफ स्वैब ये मेथड हमारा। तो ये एक्चुअल में जो रफ एस्टिमेशन है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इससे असेस नहीं हो सकता, पर एक रफ आइडिया हमें लग सकता है कि ब्लड लॉस कितना हुआ है। इसके अलावा मॉडरेट ऑपरेशन की हम बात करें तो मॉडरेट ऑपरेशन में ख़ास तौर से हम ये एक मल्टीपल्स या फैक्टोरियल मेथड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। एक फैक्टर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ये है फैक्टर ऑफ 1। ठीक है, तो मॉडरेट ऑपरेशंस जैसे पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी है या रेडिकल मैस्टेक्टोमी है, तो यहाँ हम बेसिकली एक फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, फैक्टर 1 है। ठीक है, यानी हम 1 ग्राम ब्लड लॉस, 1 ग्राम डिफरेंस इन वेट को हम मान लेंगे कि 1 ml ब्लड लॉस हुआ है। अगर लॉन्गर ऑपरेशन है जैसे एब्डोमिनोपेरिनियल ऑपरेशन है, तो यहाँ जो होगा इसको हम फैक्टोरियल 2 देते हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मॉडरेट ऑपरेशन है, जहाँ ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑपरेशन है, वहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट निकल जाएगा। यानी वेट डिफरेंस आया उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अमाउंट निकल जाएगा ब्लड लॉस का। अगर लॉन्गर ऑपरेशंस है जिसमें ड्यूरेशन क्या है, ज़्यादा लगने वाला है, जिसमें ज़्यादा ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन तक ऑपरेशन चला है, जैसे एब्डोमिनोपेरिनियल ऑपरेशन से, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ जो फैक्टोरियल हमारा होगा वो 2 का होगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करिए 10 ग्राम वेइंग डिफरेंस है तो हम 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, यानी 20 ml ऑफ ब्लड लॉस हुआ है। तो ये हम मेथड रखते हैं, ये निकालते हैं। अल्दो ये मेथड है रफ एस्टिमेशन का, रफ एस्टिमेशन का मेथड है। दूसरा मेथड है मेजरमेंट ऑफ स्वेलिंग, और ख़ास तौर से ये हम इस्तेमाल करते हैं मेथड फ्रैक्चर की कंडीशन में। फ्रैक्चर की कंडीशन में ब्लड लॉस कितना हुआ है उसके एस्टिमेशंस के लिए ये मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, स्वेलिंग की मेजरमेंट करेंगे, और ख़ास तौर से कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्चर की कंडीशन में। अगर मॉडरेट स्वेलिंग होगी क्लोज फ्रैक्चर्स की कंडीशन में, जैसे टीबिया का फ्रैक्चर है, तो यहाँ जो ब्लड लॉस होगा कितना होता है, 1000 ml से लेकर 1500 ml तक। यानी फ्रैक्चर किसका है, टीबिया का फ्रैक्चर है, तो हम एस्टिमेट, एक रफ एस्टिमेशन है उसके बिहाफ पे आप कह सकते हो कि टीबिया के फ्रैक्चर की कंडीशन में जो ब्लड लॉस होगा 1000 ml से लेकर 1500 ml ब्लड लॉस हो सकता है। मॉडरेट स्वेलिंग होगी, यानी कौन सी कंडीशन होगी, मॉडरेट स्वेलिंग होगी फ्रैक्चर शाफ्ट की कंडीशन में, यानी शाफ्ट ऑफ द फ्रैक्चर। ये जो फ्रैक्चर कहाँ था, टीबिया पे। अगर फ्रैक्चर शाफ्ट का फ्रैक्चर है फ्यूमर के अंदर, फ्यूमर के अंदर फ्रैक्चर है और किस साइड पे है, शाफ्ट के अंदर फ्रैक्चर है, तो यहाँ जो ब्लड लॉस होगा 1000 से लेकर 2000
ml ब्लड लॉस होगा। यानी यहाँ रिप्लेसमेंट हमारा इसी के बिहाफ पे होगा कि फ्रैक्चर किस साइड पे है, किस बोन के अंदर है। टिबिया के अंदर फ्रैक्चर अगर होगा तो यहाँ ब्लड लॉस 1 लीटर हो सकता है, यानी 1000 ml हो सकता है, वहाँ से लेकर 1500 ml ब्लड लॉस होगा। अगर फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ द फीमर के अंदर है तो यहाँ ब्लड लॉस होगा 1000 ml से लेकर 2000 ml तक। एक और मेजरमेंट का तरीका है, वो है क्लॉट मेजर करना। किसको मेजर करना? जो ब्लड लॉस हुआ है वो क्लॉट फॉर्मेशन उसका होता है, तो क्लॉट को हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो क्लॉट्स को हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और इसका भी रफ एस्टिमेशन है कि क्लॉट का वॉल्यूम आपकी क्लेंच फिस्ट के बराबर है। क्लेंच फिस्ट यानी मुट्ठी जैसे बंद करी है उसके बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में टोटल ब्लड वॉल्यूम जो लॉस होगा वो होगा 500 ml। ठीक है, क्लेंच फिस्ट यानी आपकी जो मुट्ठी बंद है, अगर इतना क्लॉट जमा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि 500 ml ब्लड लॉस हुआ है। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर 2 फिस्ट है यानी उसके बराबर है तो ऐसी कंडीशन में 1000 ml होगा, या उससे ज़्यादा है तो अब 1500 ml हो सकता है। तो अगर क्लिंच फिस्ट के बराबर ब्लड लॉस हुआ है, क्लॉट हुआ है, तो वो करस्पॉन्ड करता है 500 ml ऑफ ब्लड लॉस। क्लियर? तो इससे रफ एस्टिमेशन आपका हो सकता है। एक और मेथड है जिसमें हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ, खासतौर से कैसे, रेड ब्लड वॉल्यूम प्लस प्लाज्मा का वॉल्यूम हम निकालते हैं, तो उससे हमारा मेजरमेंट होता है। यानी अब इन्वेस्टिगेशंस की मदद लेंगे यहाँ पे। तो ब्लड वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? रेड सेल वॉल्यूम प्लस प्लाज्मा वॉल्यूम जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम फिर जो नॉर्मल वैल्यू है उससे कंपेरिजन करते हैं। एक और एस्टिमेशन है हमारा हीमोग्लोबिन लेवल का। तो ये गुड इंडिकेटर नहीं है। हीमोग्लोबिन लेवल का एस्टिमेशन, अगर अभी ब्लीडिंग हुई है, अभी चाहते हैं कि एचबी आपको इंडिकेट कर दे कि ब्लड लॉस कितना हुआ है, तो ये गुड इंडिकेटर नहीं है। उसमें वेरिएशन आने में, चेंज आने में टाइम लगता है। तो अल्दो ये लैब के अंदर आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, पर इससे एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल कंडीशन इससे पता नहीं चलती है। तो ये भी इंडिकेटर है। हीमोग्लोबिन लेवल एसेस कर सकते, सपोज करो आज ब्लीडिंग हुई है, कल आप एसेस करते हैं, तो ये इंडिकेटर हो सकता है कि एचबी परसेंटेज अब क्या है। ठीक है, तो ये गुड इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हम कहें तो ये बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज के अंदर हेल्पफुल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ इनिशियल स्टेज के अंदर अल्दो ब्लड लॉस हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस हुआ है, पर ये एक्चुअल फिगर ऑफ द ब्लड लॉस ये इंडिकेट नहीं करेगा। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? तो ब्लड लॉस की अगर हम बात करें तो एक और मेजरमेंट है जिसके अंदर हम करते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर मेजरमेंट करना। सेंट्रल वेनस प्रेशर मेजरमेंट करना, इसके लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रल लाइन इंसर्ट करते हैं। सेंट्रल लाइन बेसिकली आप सेंट्रल लाइन कैथेटर कह सकते हो, उसको इंसर्ट किया जाता है किसके अंदर, जुगुलर वेन के अंदर करते हैं, और वहाँ से सेंट्रल वेनस प्रेशर मेजर करेंगे। तो ये बेसिकली गुड मेथड से, खासतौर से जहाँ आईसीयू के अंदर हम पेशेंट को शिफ्ट करते हैं या जहाँ पे क्रिटिकल केयर हमारा होता है, वहाँ हम मेजरमेंट किस तरह से करते हैं, सेंट्रल वेनस प्रेशर ही मेजर करते हैं। सेंट्रल वेनस प्रेशर मेजर करना ये एक बेहतर मेथड हो सकता है ब्लड लॉस के एस्टिमेशंस के लिए। पर ये फिजिबिलिटी इसकी देखें कि हर पेशेंट को आप अर्ली स्टेज के अंदर आप आईसीयू के अंदर एडमिट नहीं कर सकते, और चूंकि इंटरवेंशन चाहिए इसके अंदर, एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है। तो अल्लो ये गुड मेथड है, पर हर जगह फिजिबल भी नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ द हेमरेज की हम बात करेंगे। ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करेंगे। जहाँ से, जिस साइड से ब्लीडिंग हो रही है, तो पहला जो हमारा मैनेजमेंट होता है उसमें हम 3 मेथड करते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। 3 मेथड्स होता है, यानी फर्स्ट जो हमारा ट्रीटमेंट होगा, जिस साइड से ब्लीडिंग होगी उस ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करेंगे। ये हमारा मैनेजमेंट होता है हेमरेज का। तो जो कॉमन मेथड्स हैं हेमरेज को रोकने के लिए वो है रेस्ट, यानी जो पार्ट अफेक्टेड है उसको हम रेस्ट पे रखेंगे। मूवमेंट करोगे तो ब्लीडिंग होगी। ऐसे ही प्रेशर पैकिंग करते हैं, बाहर से प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में यही किया जाता है, पार्ट को एलिवेट करके रेस्ट पे रखते हैं और साथ साथ में हम उसको कंप्रेशन बैंडेज अप्लाई करते हैं। कंप्रेशन बैंडेज से ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर ये पॉसिबल नहीं है, यानी आपने पार्ट को एलिवेट किया, रेस्ट किया, उसके बाद कंप्रेशन बैंडेज भी अप्लाई किया, फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमें ऑपरेटिव इंटरवेंशन देने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या होगा? लाइगेशन होगा उसका, नहीं जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसको हम लाइगेट कर लें या कॉटराइज कर दें उसको, या वेसल सीलर की मदद से वहाँ सीलिंग कर दें।
तो ऑपरेटिव इंटरवेंशन होगा अगर ब्लीडिंग, दो मेजर्स जो हमने पहले कि रेस्ट देना और पार्ट को एलिवेट करना, साथ साथ में प्रेशर बैंडेज अप्लाई करना, बाहर से प्रेशर एक्सर्ट करना, कंप्रेशन अप्लाई करना। अगर उसके वजह से ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऑपरेटिव इंटरवेंशन देंगे। ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या होगा, सूचर लाइगेशन होगा या कॉटराइजेशन होगा, या हम उसको वेसल सीलर की मदद से कोगुलेट कर सकते हैं। तो प्रेशर पैकिंग हम आउटसाइड से कैसे करेंगे, तो इसके भी टेक्निक्स हैं अलग अलग। तो अगर हम बात करें प्रेशर पैकिंग की, तो प्रेशर पैकिंग में सबसे पहले हम टॉर्निकेट अप्लाई करते हैं, और ये रेस्ट्रिक्टेड होगा कहाँ पे, ये टॉर्निकेट अप्लाई करने का मेथड जो हमारा होगा ये रिजर्व होगा किसके लिए, ऑपरेशन थिएटर के लिए। यानी टॉर्निकेट अप्लाई करके आपने ब्लीडिंग को रोक दी, ये कहाँ पॉसिबल है, ऑपरेशन थिएटर में। और ये प्रोफाइलेक्टिक मेजर होगा, क्या होगा, सिर्फ कंट्रोल करने के लिए प्रोफाइलेक्टिक मेजर है। उसके बाद हम खासतौर से अगर बात करें कि एथेरोस्क्लेरोटिक ऑर्गन है, वहाँ अगर एम्पुटेशन करना है तो यहाँ हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे सपोज करिए लोअर लिम्ब का एम्पुटेशन करना है, वहाँ ब्लीडिंग ज़्यादा होती है कि हमें ब्लड वेसल्स को भी कट करना है, साथ साथ में जो स्ट्रक्चर है बोन को भी हमें कट करना है। तो ऐसी कंडीशन में पहले हम टॉर्निकेट अप्लाई करते हैं, उस टॉर्निकेट अप्लाई करने की वजह से ब्लीडिंग कम होती है। तो ये टॉर्निकेट मेथड है जो प्रेशर इफेक्ट का मेथड है, जहाँ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, आउटसाइड से प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ये रिजर्व होता है ऑपरेशन थिएटर के लिए। उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एम्पुटेशन ऑफ द लिम्ब। तो यहाँ हम अप्लाई करते हैं। ऐसे ही ब्लड लॉस अगर हो रहा है ऑर्थोपेडिक ऑपरेशंस की कंडीशन में, ऑर्थोपेडिक डिजीज़ है या कंडीशन ऐसी है जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, यहाँ भी इस तरह से प्रेशर इफेक्ट हमारा होता है। या अगर टेम्परेली हमें एक्सप्लोरेशन करना है या रिपेयर करना है तो वहाँ हम क्या करेंगे, टॉर्निकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंडिकेशन है जहाँ हम इस तरह के प्रोसीजर्स कर सकते हैं। ऐसे ही ऑपरेटिव मेथड्स की हम बात करें तो ऑपरेटिव मेथड जो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ऑपरेटिव मेथड्स हमारा क्या होगा, तो इसमें आर्टरी फॉर्सेप का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से आर्टरी फॉर्सेप को आर्टरी फॉर्सेप बोला जाता है या इसको ह्यूमोस्टेट भी बोला जाता है। हम आर्टरी फॉर्सेप की मदद से जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग पॉइंट को होल्ड करके, क्रश करके उसी को हम लॉक करके छोड़ देते हैं। वहाँ से ब्लीडिंग वेसल्स क्या होंगी, क्रश हो जाएगी, वहाँ से ब्लीडिंग रुक जाएगी। या क्लिप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग वेसल्स को होल्ड करके हम क्लिप अप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ ब्लीडिंग रुक जाएगी। या लाइगेशन कर सकते हैं, या हम डायथर्मी कर सकते हैं, कॉटराइजेशन कर सकते हैं। इसी कॉटराइजेशन में एक और मेथड है वेसल सीलर का। तो ऑपरेटिव इंटरवेंशन मैंने ऑलरेडी बता दिया था, तो ये हमारा मेथड होगा। विग वेसल्स है जैसे आर्टरी या वेन है, तो यहाँ ट्रांसफिक्सेशन सूचर देना ज़रूरी है। यानी ब्लड वेसल्स को हम किससे करेंगे, नॉन एब्जॉर्ब सूचर मटेरियल जिसमें सिल्क हो सकता है या इस तरह के सिमिलर मटेरियल हो सकती है, उससे ट्रांसफिक्सेशन करेंगे। उजिंग हो रही है तो ऑक्सीजेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिलेटिन स्पॉन्ज हम रख सकते हैं। जैसे लिवर बेड से खासतौर से पोस्ट कोलिसिस्टेक्टोमी वहाँ से उजिंग होती है, उस उजिंग को रोकने के लिए हम क्या देते हैं, जिलेटिन या ऑक्सीजेल ऑक्सिल्स या जिलेटिन स्पॉन्ज वहाँ रख दिया जाता है, और वो बेसिकली वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं जो ओपन हो गई है, जो कैपिलरीज हैं, उसको सील कर देगा। तो ये भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ये ब्लीडिंग रोकने के लिए खास तौर से गॉस फीस सोक्ड होते हैं एड्रेनलिन सॉल्यूशंस के अंदर, यहाँ डाइल्यूशन होता है 1:1000। तो हम क्या करते हैं, गॉस फीस के अंदर इस एड्रेनलिन सॉल्यूशन में जहाँ की कंसंट्रेशन क्या होगी 1:1000, उस सॉल्यूशन के अंदर गॉस फीस को डिप करते हैं और जिस साइड से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ आप रखोगे। उससे क्या होगा, एड्रेनलिन जो होगी वो बेसिकली क्या कॉज करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन के नतीजे में ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो ट्रीटमेंट यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।